हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द आइल्स मास्टर क्लास 4। और बिफोर स्टार्टिंग दिस क्लास, अगर आप किसी भी तरीके से आइल्स पीटीई की ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस में स्टडी वीजा, वर्क परमिट या पीआर के रिगार्डिंग कोई गाइडेंस चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं अपनी आइल्स मास्टर क्लास 4। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था राइटिंग का टास्क 1 और राइटिंग का टास्क 2 का कंप्लीट फॉर्मेट, क्वेश्चन टाइप और बाकी सारी डिटेल्स रिगार्डिंग टास्क 1 एंड टास्क 2। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि आप राइटिंग के टास्क 1 को किस तरीके से लिख सकते हो कंप्लीट। ये देखिए, आपको इस साइड सैंपल आंसर भी है। इसके अंदर मैं कंप्लीट बताने वाला हूं कि क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड करके आपको बैंड मिल सकते हैं, क्या क्या चीजें आपको डालनी है जिससे आप अपनी राइटिंग को और बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात आती है जब भी आप अपना राइटिंग का टास्क 1 कर रहे होंगे कि आपको क्वेश्चन को बड़े अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका यहाँ से शुरू हो रहा है। ये जो सबसे पहली लाइन है, ये आपके लिए एक सजेशन है कि आपको 20 मिनट लगाने चाहिए इस टास्क पे। और सिमिलरली जो ये सबसे लास्ट में लाइन है, राइट एटलीस्ट 150 वर्ड्स, ये आपको एक एडवाइस है कि आपको कम से कम 150 से ज्यादा वर्ड लिखने हैं। बीच का जो ये पोर्शन है, ये आपकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। और इसके अंदर भी आपके दो पार्ट्स डिवाइड हैं, एक ये पहली लाइन है जो क्वेश्चन की और एक ये दूसरी लाइन है। मैक्सिमम केसेस में आपको ये दूसरी लाइन सेम ही मिलने वाली है, जिसके अंदर वो कह रहा है समराइज द इंफॉर्मेशन बाय सिलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर्स एंड मेक कंपैरिजंस वेयर रेलिवेंट। तो इसमें तो बस वो यही बात कह रहा है कि जहां जहां आपको ऐसा लगता है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहे हैं, जहां जहां आप चीजों को कंपेयर कर सकते हो, उनको अपने टास्क वन में डालिए, उनके आपको बैंड मिलेंगे। तो घूम फिर के जो मेन आपकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट रहेगी वो सिर्फ और सिर्फ ये एक लाइन रहेगी। और आपको कोशिश करनी है कि ये आपको बेस्ट पॉसिबल तरीके से ये लाइन समझ आए। तो जल्दी से देखते हैं इस लाइन का क्या मीनिंग है और ये क्या हमें बता रहा है। द चार्ट्स बिलो गिव इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ल्ड स्पेंडिंग एंड पॉपुलेशन। कह रहा है आपको चार्ट्स गिवन है। देखिए, ये आपको चार्ट गिवन है वर्ल्ड स्पेंडिंग का, दूसरा है आपको चार्ट गिवन वर्ल्ड पॉपुलेशन का। कह रहा है इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है आपका चार्ट। अब लास्ट क्लास में हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं, जो इस तरीके का ग्राफ होता है इसका नाम होता है पाई चार्ट। तो आपको अब पता चल चुका है कि आप चार्ट को पाई चार्ट से रिप्लेस कर सकते हो। अब जल्दी से आते हैं कि हमें क्या लिखना है और किस तरीके से लिखना है। ये बात हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो सबसे पहला पैराग्राफ होता है हमारा, उसे हम इंट्रोडक्शन बोलते हैं। अब इंट्रोडक्शन में हमें क्या करना है? देखिए, हमें इंट्रोडक्शन में जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें गिवन होती है, हमें उसे पैराफ्रेज करना होता है। अब बात आती है कि सर ये पैराफ्रेज क्या होता है? पैराफ्रेज का मतलब है कि आपको इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को, जो ये उसने गिवन है क्वेश्चन की स्टेटमेंट, इसको आपको अपने वर्ड्स के अंदर लिखना होगा। देखिए, रीजन समझिए, पैराफ्रेजिंग क्यों करवाता है एग्जामिनर और पैराफ्रेजिंग कैसे की जा सकती है। पैराफ्रेजिंग करने का सिंपल सा रीजन है, एग्जामिनर ये समझना चाहता है कि क्या आपको क्वेश्चन ठीक से अंडरस्टैंड हुआ भी है या नहीं हुआ है। तो उसका उसने एक सॉल्यूशन निकाला है कि आप सेम क्वेश्चन को अपने वर्ड्स में लिखिए। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि हमने कैसे पैराफ्रेजिंग करी है। अब देखिए, इस पूरे ग्राफ को एक बार देखने के बाद हमें ये समझ आ गया है कि ये वाला जो पाई चार्ट है ये वर्ल्ड स्पेंडिंग के बारे में मुझे बता रहा है, और ये वाला जो पाई चार्ट है ये मुझे वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में बता रहा है। तो अब मैंने क्या किया है, मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। और मैंने अब यहाँ पे चार्ट्स वर्ड गिवन था, तो मैंने पहला वर्ड पाई चार्ट उठा लिया है, क्योंकि अब मुझे पता है कि ये पाई चार्ट है। तो मैं एग्जामिनर को अपनी नॉलेज भी शो कर रहा हूं। साथ में यहाँ पे मुझे एक वर्ड गिवन था गिव। तो अब उसके लिए मैंने गिव के लिए जिनका मीनिंग सेम है लेकिन वर्ड ज्यादा बेटर है, वो मैं यूज कर रहा हूं। जैसे गिव को मैंने रिप्लेस कर दिया है रिप्रेजेंट्स, इल्यूसिडेट्स, शोज, इलस्ट्रेट से। अब वो मुझे क्या बता रहा है
कह रहा है कि वर्ल्ड स्पेंडिंग की अलग अलग पर्पस पे लोग क्या कितना पैसा खर्च करते हैं। तो मैंने इसको पैराफ्रेज क्या कर दिया है, द पाई चार्ट रिप्रेजेंट्स द डिटेल्स रिगार्डिंग डिफरेंट पर्पसेस फॉर विच पीपल एक्सपेंड देयर मनी ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब अगर आप ध्यान से समझते हैं तो इतनी लाइन का जो मैंने मीनिंग लिखा है वो यही है कि वर्ल्ड में क्या क्या अलग अलग कामों में स्पेंडिंग हो रही है, और यही चीज क्वेश्चन ने भी हमसे पूछी थी। ठीक है, तो मीनिंग सेम रखा है लेकिन उसको एक मॉडिफाई कर दिया है, एक अच्छे वर्ड्स में लिख दिया है, वोकैबुलरी शो कर रहे हैं अपनी, और साथ के अंदर एग्जामिनर को ये बता रहे हैं कि हमें क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ आया है। दूसरा पार्ट था वर्ल्ड पॉपुलेशन, उसके अंदर हमने क्या किया, हमने कहा मीनवाइल, साथ ही साथ, मीनवाइल का मतलब होता है साथ ही साथ, अनदर पाई। अब अनदर पाई चार्ट भी लिख सकते हैं आप, अनदर पाई भी लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट्स, इलूसिडेट, शोज, इलस्ट्रेट, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। बस कोशिश ये रखनी है कि अगर यहाँ पे रिप्रेजेंट्स यूज किया है तो अब यहाँ पे फिर से रिप्रेजेंट्स को मत रिपीट कीजिए, अब यहाँ पे यूज कर लीजिए इल्यूसिडेट्स को। ये चारों के चारों वर्ड्स का मीनिंग एक ही होता है, ठीक है, ये सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के। तो कह रहा है मीनवाइल another pie elucidates how much population reside in different parts or continents of the world। ठीक है, कि अलग अलग पार्ट्स में या कॉन्टिनेंट्स में दुनिया के रह रहे हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो अब इस तरीके से मैंने अपना पूरा पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंदर मैंने बस ये मेन मेरा ऑब्जेक्टिव रहा कि मैं एग्जामिनर को ये कन्वे कर पाऊं कि मुझे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है, और उस क्वेश्चन को मैंने अपने वर्ड में उसको रिप्रेजेंट करके दिखा दिया है। ठीक है जी, तो ये अपना होता है सबसे पहला पैराग्राफ टास्क 1 का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं जी। नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका ओवरऑल, जिसको मैंने कहा था कि आप ओवरव्यू भी कुछ लोग इसे कहते हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, अब ओवरऑल का मतलब क्या है, ओवरऑल का मतलब है कि आपको उस पूरे ग्राफ की, जो आपको ग्राफ गिवन है उसका एक समरी देनी है, उसका एक निचोड़ देना है कि सर मेरे अकॉर्डिंग मेजरली ये चीज हो रही है इस ग्राफ के अंदर। ठीक है, कोई भी डाटा का इस्तेमाल नहीं करोगे, कोई और एडिशनल इंफॉर्मेशन आप नहीं डालोगे इसमें। तो अगर हम जल्दी से एक नजर घुमाते हैं इस अपने क्वेश्चन के ऊपर, तो आप ध्यान से देखें, 24% फूड पे वर्ल्ड स्पेंडिंग हो रही है, 6% क्लोथिंग पे हो रही है, 12% हाउसिंग पे हो रही है, 18% ट्रांसपोर्टेशन पे हो रही है, और अदर पर्पसेस। अब इन चार पर्पस के सिवाय दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जिन पे आप पैसा लगा रहे हो, तो उसने उन सबको एक अदर में डाल दिया और उनमें कह दिया कि भाई उन पे 40% पैसा आपका खर्च किया जाता है। सिमिलरली कहता है वर्ल्ड पॉपुलेशन, कहता है पूरी दुनिया के अंदर 14% लोग यूरोप में रहते हैं, 14% अमेरिका में रहते हैं, 10% अफ्रीका में रहते हैं, 57% एशिया में रहते हैं, और इन सारी जगहों के सिवाय बाकी जो जगह है उनके अंदर 5% लोग रहते हैं, जिसको उसने अदर्स में डाल दिया है। तो अगर अब मैं एक नजर घुमाऊं और एक नजर से मुझे ये समझना है कि सर इसका ओवरऑल क्या बनेगा, तो ओवरऑल मुझे ऐसा दिखेगा कि सर सबसे ज्यादा पैसा तो लोग खाने पे, फूड पे स्पेंड करते हैं, क्योंकि 24% फूड पे हो रहा है, 40% अदर पे है, लेकिन अदर के अंदर तो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो मुझे ये दिख रहा है कि सर सबसे ज्यादा जो पैसा स्पेंड हो रहा है वो फूड पे हो रहा है, और उसी तरीके से कि सर सबसे ज्यादा लोग जो दुनिया में रहते हैं वो एशिया में रहते हैं। तो बस अब यही जो बात को है मैं ओवरऑल में डाल दूंगा, लेकिन इसमें मैं ये नहीं बताऊंगा कि 24% फूड पे पैसा खर्च किया गया था, मतलब वो मैं नंबर नहीं बताऊंगा, वो मैं डाटा नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो मेरा ओवरऑल सिंपल सा 2 लाइन का बन जाएगा। ओवरऑल अमंग गिवन फैक्टर्स, भाई जो भी फैक्टर्स गिवन थे, मैक्सिमम मनी इज यूटिलाइज्ड फॉर फूड, कहता है सबसे ज्यादा जो पैसा खर्च किया गया है वो खाने पे खर्च किया गया है, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल रिजाइड इन एशिया। रिजाइड का मतलब होता है रहना, तो रहते हैं एशिया के अंदर।
तो ये मैंने एक पूरा एक समरी सी निकाल ली अपनी, और इस समरी को मैंने यहाँ पे बता दिया। ठीक है जी, तो ये अपना ओवरऑल का काम हो जाता है। अब बात आती है बॉडी पैराग्राफ 1 एंड बॉडी पैराग्राफ 2 की। बॉडी पैराग्राफ 1 और बॉडी पैराग्राफ 2 की बात करते हैं तो उसमें हमें ये तीन चीजें डालनी होती हैं, और ये तीन चीजें क्या हैं? सबसे पहले है डिटेल्स, कि भाई आपका पाई चार्ट में या जो भी क्वेश्चन आपको गिवन है उसकी डिटेल्स मुझे दो। मेन फीचर्स बताओ, क्योंकि क्वेश्चन ने डिमांड करी थी कि मेन फीचर्स बताओ। और कहता है कंपैरिजन बताओ मुझे, कि कंपैरिजन की दो चीजों के बीच में कंपेयर भी करके दिखाओ चीजों को। तो ये सब हमें डालना होता है। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट को एक बड़ा कॉमन चैलेंज आता है कि सर हमें कोई एक स्टार्टिंग लाइन अगर मिल जाए कि हम अपना बॉडी पैराग्राफ स्टार्ट कर पाए तो हमारे लिए चीजें थोड़ी आसान हो जाएंगी। तो उसके लिए आप ये लाइन यूज कर सकते हो, आफ्टर द क्विक एनालिसिस इट इज विविड, या इट इज ल्यूसिड, या इट इज क्लियर दैट। कहता है कि जब मैंने अच्छे से एनालिसिस इसका कर लिया, एनालिसिस का मतलब है अच्छे से मैंने इसकी जांच कर ली है, ठीक है, तब मुझे क्या पता चलता है। तो आप बॉडी पैराग्राफ 1 को इस पर्टिकुलर सेंटेंस से शुरू कर सकते हो, और उसके बाद आपको अब इसमें से इंपॉर्टेंट सारी इंफॉर्मेशन निकालनी है। अब आपको सबसे पहली चीज तो दिख रही है कि 24% जो खाना है, ठीक है, वो आपका लग रहा है, सॉरी 24% जो पैसा है वो आपका लग रहा है फूड के ऊपर। तो मैं यही बात बता रहा हूं दैट 24% ऑफ द मनी इज यूज फॉर फूड। ठीक है जी, मैंने पहले बता दिया है कि सबसे ज्यादा जो पैसा लगा है वो फूड पे लगा है। अब इसी को मैंने एक कनेक्टर की हेल्प से, एक फ्रेज की हेल्प से आगे दूसरी लाइन से कनेक्ट कर दिया, विच इज फॉलोड बाय। विच इज फॉलोड बाय का मतलब है कि अब इससे कम पैसा मेरा किस चीज के अंदर लग रहा है। कह रहा है विच इज फॉलोड बाय ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, कहता है इसको फॉलो किसने किया है? ट्रांसपोर्टेशन ने किया है। विच कंज्यूम्स 18% ऑफ द फंड्स। अब देखिए मैं बार बार मनी वर्ड नहीं लिख रहा हूं, बार बार यूज्ड वर्ड नहीं लिख रहा हूं। यही पे मुझे कहीं ना कहीं एग्जामिनर वोकैबुलरी के, वैरायटी के नंबर देने वाला है, बैंड देने वाला है। ठीक है जी, तो मैंने लिखा है विच इज फॉलोड बाय ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन 18% था। तो फॉलोड बाय के अंदर आप वो इंफॉर्मेशन डालते हो जो आपने इंफॉर्मेशन पहले बताई है, उससे इमीडिएट बाद परसेंटेज में या नंबर में क्या चीज आ रही है। अब 24 के बाद अगर आप ध्यान से देखते हो तो बिल्कुल इमीडिएट बाद 18 वाला ही आ रहा है। ठीक है, विच इज फॉलोड बाय ट्रांसपोर्टेशन विच कंज्यूम्स, कंज्यूम वर्ड यूज किया मैंने 18% ऑफ द फंड्स, कि जो दुनिया में 18% फंड्स को लोगों के कंज्यूम कर लेता है। आगे मैंने लिखा है 6% इज नीडेड टू फुलफिल क्लोथिंग। मैंने कहा कि 6% पैसा रिक्वायर्ड होता है, नीड होता है टू फुलफिल, जरूरत को पूरा करना किसकी? क्लोथिंग की। एंड ट्वाइस ऑफ इट, अब मैंने दो को इकट्ठे कंपेयर कर दिया है। ठीक है, 6 और 12 डबल का रिलेशन बन रहा था, तो मैंने यहाँ पे डबल का रिलेशन बना दिया। मैंने कहा एंड ट्वाइस ऑफ इट, और ब्रैकेट में बताया भी है 12% ऑफ इट गोज फॉर हाउसिंग। ठीक है, तो आप यहाँ देख ही सकते हो हाउसिंग पे 12% लग रहा है, क्लोथिंग पे 6%। तो इन दोनों को मैंने क्लब कर दिया, एक कंपैरिजन भी शो कर दिया है। तो ये मैंने एग्जामिनर को एक कंपैरिजन भी इस तरीके से दे दिया है, गोज फॉर हाउसिंग। और उसके बाद मेरा लास्ट में बचा था अदर का। अदर का 40% था, तो मैंने कह दिया है 2/5 ऑफ द टोटल मनी इज इन्वॉल्व इन अदर पर्पसेस। ठीक है जी, तो अब ये एक राइटिंग का स्टाइल है। मैंने बार बार नंबर लिखने की बजाय मैंने इसको वर्ड्स में ही लिख दिया है। 2/5, 2/5 का मतलब 40% ही होता है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं हाफ, हाफ का मतलब 50% होता है। 1/3, 1/3 का मतलब 33.33% होता है। तो ये भी एक तरीके से आपकी राइटिंग के अंदर वैरायटी डालने में आपको हेल्प कर रहा है। ठीक है जी, तो इतनी इंफॉर्मेशन के बाद अगर आप देखते हैं तो मेरा ये वाला पूरा का पूरा चार्ट, वर्ल्ड स्पेंडिंग का चार्ट कंप्लीट हो चुका है। इसकी मैंने सारी इंफॉर्मेशन ऐड कर दी है, और उसके बाद मैंने इस पैराग्राफ को भी एंड कर दिया है। अब जैसे ही मैं ये पैराग्राफ एंड करूंगा तो मैं मूव कर जाऊंगा अपने बॉडी पैराग्राफ
2 पे, ठीक है। अब ये वाला तो मेरा वर्ल्ड स्पेंडिंग का तो सारा कवर हो गया है, बट अभी वर्ल्ड पॉपुलेशन वाला मेरा सारा पार्ट बच रहा है। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन के अंदर मैं बॉडी पैराग्राफ 2 सारा कवर कर दूंगा। अब मैंने शुरुआत करी है मूविंग फर्दर टुवर्ड्स वर्ल्ड पॉपुलेशन। अब मैंने कहा है कि आगे बढ़ते हुए वर्ल्ड पॉपुलेशन की तरफ, मोर देन हाफ ऑफ इट रिजाइड्स इन एशिया। तो मैंने बता दिया है कि सबसे पहली चीज तो ये है कि 57% से लोग, जो मोर देन हाफ 50% से भी ज्यादा लोग जो हैं वो एशिया के अंदर रहते हैं। अब मैंने एक बात कही है, देखिए, द नोटिसेबल फैक्ट इज डैट। अब मुझे इस ग्राफ में एक बात नोटिस हुई है, अब मैं वो बात बता रहा हूं। अब वो मुझे क्या बात नोटिस हुई है वो देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखते हैं, यूरोप के अंदर भी 14% पूरी दुनिया की पॉपुलेशन रहती है, और अमेरिका के अंदर भी पूरी दुनिया की 14% पॉपुलेशन रहती है। तो डेफिनेटली इस चीज पे ध्यान जाएगा, एग्जामिनर का भी ध्यान जाएगा। तो हमने एक फ्रेज का इस्तेमाल किया था, नोटिसेबल फैक्ट। अब इस चीज को पढ़ने के बाद एग्जामिनर के दिमाग में ऑटोमेटिकली चली जाएगी बात कि यार कोई ऐसी बात आने वाली है जो बड़ी ही नोटिस करने वाली थी ग्राफ के अंदर। और उसके आगे हमने बता दिया है, द नोटिसेबल फैक्ट इज दैट इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ डेनिजन्स, डेनिजन्स सिटीजन्स, पीपल, रेजिडेंट्स, इनके लिए सिनोनिम है, एक बेटर वर्ड है, लिव इन यूरोप एंड अमेरिका। ठीक है जी, हमने बताया है कि भाई ये नोटिसेबल फैक्ट था। 14% पॉपुलेशन, जो बराबर पॉपुलेशन है, वो यूरोप में और अमेरिका में रहती है। वाइल कनेक्टर से जोड़ रहा हूं मैं, ठीक है जी, कनेक्टर्स के भी नंबर मिलते हैं आपको। वाइल 1/10 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव इन अफ्रीका। 1/10 का मतलब है 10%। अब अगेन मैंने अपना राइटिंग स्टाइल दिखाया है एग्जामिनर को, ये देखिए अफ्रीका में 10% लोग रहते हैं, तो मैंने उसको 1/10 कर दिया है, ठीक है। 1/10 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव इन अफ्रीका। और लास्ट लाइन में मैंने लिख दिया 5% ऑफ द इनहेबिटेंट्स लिव इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। कहता है कि 5% इनके सिवाय, एशिया मेरा कवर हो गया 57%, यूरोप अमेरिका को मैंने नोटिसेबल फैक्ट बना दिया था इक्वल वाला, अफ्रीका को मैंने 1/10 कर दिया है, अदर बचा था, अदर को मैंने बता दिया 5% ऑफ द इनहेबिटेंट लिव इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इस तरीके से मैंने अपनी सारी इंफॉर्मेशन कवर करी है। जहां पे मेन पॉइंट्स में डाल सकता था वो मैंने डाले हैं, जहां पे कंपैरिजन में शो कर सकता था वो मैंने किया है, और इस बेसिस पे ही मुझे अब बैंड्स अवार्ड किए जाएंगे। ठीक है जी, तो ये आपका एक कंप्लीट टास्क 1, किस तरीके से आप लिख सकते हैं, क्या इंट्रोडक्शन होती है, क्या हमें ओवरऑल में करना होता है, क्या हमें बॉडी पैराग्राफ 1 और बॉडी पैराग्राफ 2 में लिखना होता है, ये हमने कवर कर लिया है। साथ के साथ मैं आपको एक एडिशनल चीज और भी बताने वाला हूं इस वीडियो में। अब जनरली अगर हम बात करते हैं मेन फीचर्स की, तो आपके मेन फीचर्स क्या होंगे? आपको कोशिश करनी है कि आप अपने ग्राफ के अंदर मैक्सिमम, मिनिमम, डबल, ट्रिपल, इक्वल, इन पॉइंट्स को ढूंढें, इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें। इनके आपको डेफिनेटली बैंड्स मिलने वाले हैं, और आपको लिंकर्स का इस्तेमाल करना है, जैसे हमने यूज किया था वाइल, ठीक है, हमने यूज किया था मूविंग फर्दर, द नोटिसेबल फैक्ट। ये फ्रेजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, विच इज फॉलोड बाय, ये क्या कर रहे हैं, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ रहे हैं। इससे आपके सेंटेंस कहीं ना कहीं सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस बन जाते हैं, जिसके डेफिनेटली आपको ज्यादा बैंड्स मिलते हैं। तो इसका भी आपको ख्याल रखना है। अब बात करते हैं कि कौन से 4 पैरामीटर्स ऐसे हैं जिसके बेसिस पे आपका जो एग्जामिनर है वो आपको बैंड्स अवार्ड करने वाला है। तो देखिए, सबसे पहला पैरामीटर आपका आता है टास्क अचीवमेंट। अब ये टास्क अचीवमेंट क्या होता है? टास्क अचीवमेंट का मतलब है कि क्या आपने अपने क्वेश्चन को पूरे तरीके से कंप्लीट किया है। इसका मतलब है क्या आपने 4 पैराग्राफ बनाए हैं, क्या आपने इंट्रोडक्शन के अंदर पैराफ्रेजिंग करी है, क्या आपने ओवरऑल के अंदर जो पूरे ग्राफ का ओवरऑल बनना चाहिए
वो लिखा है कि नहीं लिखा है, क्या आपने बॉडी पैराग्राफ 1 और बॉडी पैराग्राफ 2 को फॉर्म किया है, ये चीज आपकी आती है टास्क अचीवमेंट में। दूसरा पार्ट आता है कोहेरेंस एंड कोहेशन। कोहेरेंस एंड कोहेशन का मतलब है कि क्या आप जो भी बातों को लिख रहे हैं वो आपकी एक दूसरे से लिंक भी हो रही है कि नहीं। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप बातों को ठीक से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो आपका कोहेरेंस एंड कोहेशन में नंबर कट जाएंगे। तीसरी चीज है लेक्सिकल रिसोर्सेज। लेक्सिकल रिसोर्सेज का मतलब है कि क्या आप वोकैबुलरी की वैरायटी शो कर रहे हैं। ये बात मैंने आपको जब हम लिख के भी देख रहे थे उसमें भी बताई थी कि मैंने जैसे रेजिडेंट वर्ड था उसके लिए मैंने इनहैबिटेंट, सिटीजन्स, डेनिजन्स ये वर्ड आपको बताए थे। तो कहीं ना कहीं मैं वैरायटी शो कर रहा हूँ एग्जामिनर को कि मैं सिर्फ एक ही वर्ड पे डिपेंड नहीं हो रहा हूँ, मुझे और भी अलग अलग वर्ड्स आते हैं जब मैं अपनी राइटिंग टास्क 1 को लिख रहा हूँ। और लास्ट है ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि क्या आप ग्रामर ठीक यूज कर रहे हैं। अगर आपका डाटा प्रेजेंट में है सारा तो क्या आप प्रेजेंट में ही लिख रहे हैं। क्या आप ग्रामर में वैरायटी दे रहे हैं, मॉडल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रेपोजिशंस का ठीक इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये लास्ट पैरामीटर आपको इस बेसिस पे बैंड देता है। तो आज की क्लास में फ्रेंड्स हमने टास्क 1 को कंप्लीटली कैसे लिखते हैं एक सैंपल आंसर के साथ डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप कमेंट में डाल सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। So this is all about today's class. Do not forget to subscribe the channel and share it with your friends. Thank you so much.